नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 11वें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस में जो टिप्पणियां की वो चर्चा का विषय बन गए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल थे। इस दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि कई बार कोर्ट के फैसले सरकार सालों सालों तक लागू नहीं करती है। जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई ना करना देश के लिए ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हालांकि पॉलिसी बनाना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, लेकिन अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मुंह नहीं मोड़ सकती। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस, ट्रिब्यूनल के प्रमुख और तमाम न्यायिक अधिकारी भी शामिल रहे। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अगर नगर पालिका, ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करें, पुलिस उचित तरीके से केस की जांच करे और गैर कानूनी कस्टोडियल प्रताड़ना या मौतें ना हो तो लोगों को कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई रमन्ना ने कहा कि संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की जिम्मेदारियों को विस्तार से बांटा गया है। हमें अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए। अगर गवर्नेंस का कामकाज कानून के मुताबिक हो तो न्यायपालिका कभी उसके रास्ते में नहीं आएगी। उन्होंने अदालतों पर बढ़ते बोझ को लेकर कहा कि अक्सर कार्यपालिकाओं के गैर प्रदर्शन और विधायिकाओं की निष्क्रियता के कारण मामले मुकदमेबाजी तक पहुँचते हैं, जो कि टाले जा सकते हैं। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर बहस और चर्चा के बाद ही कानून बनाया जाना चाहिए। इससे संबंधित लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिए जाने चाहिए। सीजेआई एन वी रमन्ना ने शनिवार को कहा कि संविधान लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच ताकतों का बंटवारा करता है और सभी को अपने दायित्व का पालन करते वक्त लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। सीजेआई रमन्ना ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल की भी जोरदार पैरवी की और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका समर्थन किया। सीजेआई रमन्ना मुख्यमंत्रियों और सभी राज्यों की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सीजेआई ने कहा कि न्यायिक घोषणाओं के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर की जाने वाली निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इससे न केवल आम आदमी का न्यायिक व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा, बल्कि वो अदालतों के कामकाज से कहीं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। मोदी ने कहा कि अदालतों में कामकाज अंग्रेजी में होता है और इसलिए देश की एक बड़ी आबादी को अदालत के फैसलों को समझना मुश्किल होता है। देश में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है। उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस फालतू बात के बारे में बात नहीं करते हैं। ये सबको पता है कि बिहार में हम धार्मिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। ये भी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उपद्रव करना ही उनका काम है, तो वे इसे जारी रखते हैं। 5 साल पहले सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर पुलिस ने दलित कार्यकर्ता हरोहल्ली रविंद्र को मैसूर से शुक्रवार को गिरफ्तार किया। रविंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर की थी। रविंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में 2 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस मामले में एक स्थानीय अदालत ने रविंद्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जांचकर्ताओं ने इस मामले में चार्जशीट जमा कर दी थी और अभियुक्त को फरार होने की बात कही थी। पुलिस ने कहा है कि रविंद्र को 2019 में एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन अभी तक वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चिक्कोडी पुलिस ने रविंद्र की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कानून के द्वारा तय प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। अयोध्या में दंगे की बहुत बड़ी साजिश नाकाम तो हो गई, लेकिन इसके आरोप में जो लोग पकड़े गए हैं उनका जीवन परिचय बहुत दिलचस्प है। हालांकि इस गैंग के 4 लोग अभी भी फरार हैं। जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक बहुत सारी सच्चाई से पर्दा नहीं उठ पाएगा। पुलिस का कहना है कि बुधवार की घटना में कुल 11 लोग शामिल थे जिन्हें पकड़ा गया है। उनमें बजरंग दल का पूर्व कार्यकर्ता, फ्रीलांस जर्नलिस्ट और एक अन्य शख्स भी है जो कोविड लॉकडाउन के दौरान अयोध्या लौटा था। अयोध्या पुलिस ने उस समय इन लोगों को गिरफ्तार किया जब ये लोग मस्जिद, दरगाह और मंदिर पर मांस और कुरान के पन्ने फेंक रहे थे। पुलिस की चौकसी की वजह से इनके पकड़े जाने पर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया, लेकिन ये साफ नहीं है कि आखिर इनको पैसा और अन्य सामान किन लोगों ने मुहैया कराया। पुलिस का कहना है कि इस घटना का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा है और बजरंग दल का ये पूर्व कार्यकर्ता है, अभी बेरोजगार है। आरोप है कि महेश मिश्रा ने अयोध्या में खिलौना पिस्तौल के जरिए युवाओं को हथियार चलाने का ट्रेनिंग शिविर लगाया था। पुलिस के मुताबिक मिश्रा ने स्थानीय युवाओं के साथ आतंकवादियों और सैनिकों के रूप में काम करने के साथ एक मॉक ड्रिल की थी। पुलिस के मुताबिक 2015 में बजरंग दल से उसे चरमपंथी विचारों के लिए निकाल दिया गया। तब महेश मिश्रा ने हिंदू योद्धा संगठन बनाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया ये समूह कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो खुद को संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा पर अब तक 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
करीब 2.5 वर्ष पहले कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी और बहुत सारे दावे किए थे कि इससे क्या फायदे होंगे। उन दावों में ये भी कहा गया था कि आतंकवाद को खत्म करने में इससे मदद मिलेगी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद से सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत जम्मू और कश्मीर सरकार को पैसे का भुगतान किया गया था। जिस दिन जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, उसी दिन अनुच्छेद 370 और 35 को खत्म कर दिया गया। इस वजह से इस राज्य को विशेष दर्जा दिया और इसके तमाम नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया। होम मिनिस्ट्री के सालाना रिपोर्ट 2020-21 में तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय आवंटित किया। योजना के तहत जम्मू कश्मीर को 9,120.69 करोड़ रुपए दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार इस राशि में 448.04 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो 31 दिसंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद खर्च किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में शनिवार को 197 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स उतर पड़े। दरअसल हाल ही में 108 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वो नफरत की राजनीति बंद कराएं। अब 197 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम की तारीफ करते हुए उस अपील का जवाब दिया है। 197 पूर्व नौकरशाहों ने उस अपील को एजेंडा वाला, पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक बयान कहा। कुल 197 हस्ताक्षर करने वालों 8 रिटायर्ड जज, 97 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 97 सशस्त्र बलों के दिग्गज शामिल हैं। इन लोगों ने अपने पत्र में कहा है, ये सामाजिक उद्देश्य की उच्च भावना वाले नागरिकों के रूप में खुद की ओर ध्यान आकर्षित करने का बार बार प्रयास है, जबकि वास्तविकता ये है, ये एक स्पष्ट राजनीतिक मोदी सरकार विरोधी कवायद है, जो ये समूह समय समय पर इस विश्वास में करता है कि वो जनता के राय को आकार दे सकते हैं। इन 197 लोगों ने पीएम मोदी के आलोचकों के खुले पत्र को पाखंड बताया। इन लोगों ने कहा कि जनता एक कथित संवैधानिक आचरण समूह द्वारा नफरत की राजनीति को खत्म करने के आह्वान से प्रभावित नहीं होगी। ये उनके लिए अपनी निराशा को दूर करने का एक तरीका है। वो लोग जानते हैं कि जनता की राय प्रधानमंत्री मोदी के पीछे मजबूती से बनी हुई है, जैसा कि हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने दिखाया है। इन लोगों ने कहा, ये लोग अपनी बात कहने के लिए उसी समय अवसर चुनते हैं जब ये उनके लिए सुविधाजनक हो। जांच एजेंसी ईडी ने फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करा ली है। यह कार्रवाई सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज अवैध वसूली के मामले में की गई है। इंडिया टुडे के मुताबिक अटैच की गई संपत्ति में से 7.12 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट जैकलीन फर्नांडिस के नाम पर हैं। बीते साल दिसंबर में जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और उनके विदेश जाने पर भी रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके वो विदेश जा रही थी। ईडी के अफसरों को अब तक सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा जैकलीन को दिए गए 5.71 करोड़ रुपए के तोहफों के बारे में पता चल चुका है। ये सभी तोहफे वसूली की गई रकम से दिए गए थे। ईडी ने शनिवार को विदेशी मुद्रा कानून तोड़ने पर स्मार्टफोन की बड़ी कंपनी शाओमी के 5,000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति को जब्त कर लिया। शाओमी इंडिया चीन की शाओमी समूह की सहायक कंपनी है। ईडी ने कहा कि विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के कानूनों के तहत कंपनी के बैंक खातों से 5,551.27 करोड़ शनिवार को जब्त किए गए हैं। शाओमी इंडिया के खिलाफ ईडी ने फरवरी 2022 में अवैध रकम भेजने के संबंध में जांच शुरू की थी। ईडी के मुताबिक शाओमी ने 2014 में भारत में अपना काम शुरू किया और 2015 में पैसे भेजना शुरू कर दिया। इसने अब तक 3 विदेश से जुड़ी संस्थाओं को 5,551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी है, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में शाओमी ग्रुप की यह कंपनी भी शामिल है। ईडी का कहना है कि रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के निर्देश पर भेजी गई थी। यूएस से जुड़ी दूसरी 2 संस्थाओं को भी पैसा भेजा गया। इसे कथित तौर पर शाओमी समूह की संस्थाओं का अंतिम लाभ से जुड़ा पैसा बताया गया था। पंजाब पुलिस और दिल्ली में ठन सकती है। हाल ही में दिल्ली में एक होटल में पंजाब पुलिस पर दिल्ली के एक पत्रकार को पीटने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पत्रकार की शिकायत पर पंजाब पुलिस के अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के इंपीरियल होटल में 26 अप्रैल को पंजाब के सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पत्रकार नरेश वत्स उसकी कवरेज के लिए कथित तौर पर वहां गए थे। नरेश वत्स ने दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं दिया और उन्हें कथित तौर पर पीटा। हालांकि नरेश वत्स ने अपनी पीआईवी कार्ड में दिखाया, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें गालियां भी दी गईं। पत्रकार नरेश वत्स का कहना है कि उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सूचित किया, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही। इसके साथ ही अपने इस ट्वीट के साथ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है, जिसमें ए.के. शर्मा की ओर से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश की कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयां तकनीकी कारणों से कई सप्ताह से बंद हैं। उन्होंने सांड द्वारा 2 महिलाओं की मौत का भी स्क्रीनशॉट। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।